रीबर्थ ऑफ माई डेविल लवर। एपिसोड 2। अगली सुबह। शमशेर का कमरा। शमशेर अभी भी मेहर को अपनी बाहों में लिए सोया था। आज शायद वह पहली बार इतनी देर तक सोया था और दोनों ही गहरी नींद में थे। मेहर जल्दी उठने वालों में से थी, लेकिन आज वह भी गहरी नींद में थी। दोनों में से कोई भी उठने की कगार पर नहीं था, लेकिन अब धूप ग्लास विंडो से चलकर उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे शमशेर की आंखें खुल गईं। उसकी नजर सामने लगी घड़ी पर पड़ी, जिसमें सुबह के 9 बजे बज रहे थे। समय देखकर उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि आज से पहले वह इतनी देर तक कभी नहीं सोया था। तभी उसकी नजर अपनी बाहों में सुकून से सोई हुई मेहर पर गई, जिसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं था। मेहर को देखते ही उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई और वह मेहर को देखते हुए बोला, तो ये राज है मेरे इतनी देर तक सोने का। मैडम को आए अभी इस घर में ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अभी से ही मेरी आदतें खराब कर दी। अब शायद मुझे इनके बिना नींद भी नहीं आए। थोड़ा हंसते हुए शमशेर ने कहा, लेकिन कोई बात नहीं। जब हमारी मैडम साहिबा इतनी खूबसूरत हैं, मन तो करता है कि अभी इनके मुलायम से होठों को चूम लूं। लेकिन क्या पता उससे मुझ पर बरस पड़े। लेकिन कोई न, जो आदत तुमने मुझे एक दिन के अंदर डलवा दी, वह आदत मैं भी तुम्हें कुछ ही दिनों में डलवा दूंगा। ये वादा है शमशेर पठान का तुमसे। ये कहते हुए शमशेर ने मेहर के माथे को चूम लिया। वह मेहर को ऐसे ही देखता रहा। शमशेर को उसे उठाने का मन ही नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ गेस्ट रूम। आरजू की नींद खुल चुकी थी और वह परेशान होकर चारों ओर मेहर को ढूंढ रही थी। रात में उसे याद था कि वह मेहर के पास ही सोई थी और इस वक्त अरब भी वहां नहीं था। उसे चिंता हो रही थी कि आखिर दोनों उसे छोड़कर कहाँ चले गए। आरजू खुद से बोली, दीदी कभी बिना बताए नहीं जाती, लेकिन आज ऐसा कैसे चली गई, और वह भी यहाँ जहाँ पर मैं किसी को जानती तक नहीं हूँ। लेकिन मुझे दी को ढूंढना होगा। ये सोचते हुए वह कमरे से बाहर निकली और घूमते हुए मेहर को ढूंढने लगी। वह गेस्ट रूम जिस साइड था, उसके साइड में अग्नि का रूम था। शमशेर का कमरा उस जगह से काफी दूर था। अगर कहें तो उसका फ्लो ही सबसे डिफरेंट वे में डिजाइन किया गया था, तो वह इस फ्लो से कुछ दूरी पर था। आरजू चलते चलते उस कमरे के पास आई, जो इस वक्त खुला हुआ था। कमरे को खुला देख वह अंदर चली गई और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन मेहर कहीं भी नहीं थी। तभी उसे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। आरजू ने सोचा, क्या दीदी वॉशरूम के अंदर हैं? लेकिन इस वक्त तक तो वो नहा चुकी होती हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे उनका इंतजार तो करना पड़ेगा। क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। वह वहीं बैठ गई और इंतजार करने लगी। उस रूम का इंटीरियर बिल्कुल डिम्पल डिजाइन किया हुआ था। उस रूम में चारों तरफ बंदूक राखी हुई थी। हर एक नई डिजाइन की बंदूक उस रूम में थी। अगली का पूरा कमरा बंदूकों से भरा हुआ था, जो कि आरजू जैसी मासूम लड़की को डराने के लिए काफी था। वह अभी रूम को देख ही रही थी कि तभी अचानक से बाथरूम का दरवाजा खुला और उसमें से अग्नि बाहर निकला, जो इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में था। अग्नि की आदत थी बाथरूम से ऐसे ही बाहर निकलने की, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने बैठी आरजू पर गई, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आरजू अभी भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी, वह कमरे के इंटीरियर को देख रही थी। अग्नि गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ जोर से पकड़कर उसे बेड से उठा दिया। अचानक से यूं पकड़ लिए जाने पर आरजू डर गई और अग्नि की तरफ देखने लगी, जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था, जो कि उसके लिए था। तभी अग्नि ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, बिना मेरी परमिशन के? उसके इतनी तेज चिल्लाने से आरजू डर गई। वह कांपते हुए बोली, मैं अपनी दीदी को ढूंढ रही थी। रात में उनके साथ ही सोई थी। गलती से आपके कमरे में आ गई। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये कहते हुए वह अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आरजू की हरकत देखकर अग्नि का गुस्सा ना जाने क्यों और बढ़ गया। उसने उसका हाथ खींचा और उसे दीवार से लगा दिया। दोनों हाथों को उसके साइड में रखते हुए उसने कहा, पहली बात तो तुम मुझसे दूर रहा करो, और आज तुमने गलती की है मेरे कमरे में बिना मेरी परमिशन के आने की, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। क्योंकि अग्नि पठान ने किसी की गलती को माफ करना नहीं सीखा, तो सजा तो तुम्हें भी मिलेगी। अग्नि के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अग्नि जिसका गुस्सा भी अग्नि भांति था, उसका खुद पर कंट्रोल न के बराबर था। वहीं उसकी धमकी सुनकर आरजू डर गई और डरते हुए उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अग्नि ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया और उसके होठों को अपने होठों में ले लिया और उसके होठों को बेरहमी से चूमने लगा। वहीं अग्नि की हरकत देखकर आरजू बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अग्नि, जिसने गुस्से में उसे किस करना शुरू किया था, अब धीरे धीरे उसके होठों को सॉफ्टली चूम रहा था।
दोनों के बीच एक अजीब सा एहसास था जिससे वे खुद भी अनजान थे। आरजू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बहुत मासूम थी और इतनी कम उम्र में उसने पहली बार अग्नि के गुस्से का शिकार हुई थी। कुछ ही देर में आरजू की सांसें उखड़ने लगी। वह बुरी तरह से छटपटाने लगी। ये देखकर अग्नि ने धीरे धीरे उसकी पकड़ को ढीला किया और उसके होठों को छोड़ दिया। अग्नि ने जैसे ही उसके होठों को छोड़ा, आरजू अग्नि के कंधे पर सर रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर पसीना था और उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। आखिर 18 साल की मासूम बच्ची थी वह, और आज पहली बार उसके साथ यह हुआ था। उसे तो इन सब चीजों के बारे में कुछ पता भी नहीं था क्योंकि महल से इन बातों से बहुत दूर रखा गया था। गांव में उसका स्कूल था और वहां लड़के लड़कियों के मिलने पर पाबंदियां लगाई जाती थी। गांव में लड़के और लड़कियों के स्कूल तक अलग अलग थे, तो उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था। अग्नि उसके चेहरे को देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि आरजू अभी भी गहरी सांसें ले रही है, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने दोबारा उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा और गुस्से में बोला, अपना ड्रामा बंद करो। मेरे सामने तुम जैसी हजारों लड़कियों को देख चुका हूं आज तक। मुझे फंसाने के बारे में सोचना भी मत। जो ड्रामा कर रही हो, ये बंद करो। न जाने कितनों के साथ यह सब कुछ कर चुकी होगी। ये सुनकर आरजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अग्नि के कंधे पर मारा और बोली, आप दूर रहिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं और मैं सबको बता दूंगी कि आपने मेरे साथ अभी क्या किया है, और फिर मेरी दी आपको छोड़ेंगी नहीं। आरजू ने यह बात रोते हुए गुस्से में कही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बात सुनकर अग्नि का गुस्सा और भड़क जाएगा। अग्नि ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और उसे बेदर्दी से मसलते हुए बोला, एक बात याद रखो, जो भी अभी हमारे बीच हुआ उसकी भनक भाभी को नहीं लगनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने भाभी को ये सारी बातें बताई हैं, तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी कुछ बड़ा करूंगा। ये कहते हुए उसने झटके से उसे छोड़ दिया। इधर आरजू जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर अग्नि इरिटेट हो गया। वह गुस्से में पलटा और चिल्लाते हुए बोला, चुप अप। अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द और निकला तो यहीं खड़े खड़े जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। उसकी धमकी सुनकर आरजू ने रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपनी आवाज को दबाने की कोशिश करने लगी। वहां खड़े खड़े उसे 5 मिनट हो चुके थे और अग्नि अभी भी उसे घूर रहा था। उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस कर आरजू की हालत और बिगड़ रही थी। उसने डरते हुए पूछा, क्या मैं जाऊं? उसने यह बात इतनी मासूमियत से पूछी कि कोई सही इंसान होता तो उसकी मासूमियत पर तुरंत पिघल जाता। लेकिन अग्नि पठान जैसा नाम वैसा काम, वह इतनी जल्दी पिघलने वालों में से नहीं था। अग्नि जो सामने सोफे पर बैठा था, उसने घूरते हुए गुस्से में कहा, मेरी धमकी याद है ना? अगर नहीं तो याद दिला दूं। उसकी बात सुनकर आरजू ने सिर हिलाते हुए जल्दी से कहा, नहीं, हम पक्का दीदी से कुछ नहीं कहेंगे। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, लेकिन प्लीज अब वह सब मत कीजिएगा, हमें बहुत दर्द होता है। उसने यह बात बिल्कुल 3 साल के बच्चे की तरह कही थी। अगर अग्नि की जगह यहाँ शमशेर होता तो शायद वह फिदा हो जाता। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों अग्नि का भी इस बार उस पर तेज चिल्लाने का मन नहीं हुआ। उसने नर्म लहजे में कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। और हाँ, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। उसके कमरे से जाने की इजाजत पाकर आरजू खुश हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने अग्नि की आखिरी लाइन सुनी, उसका चेहरा बुझ गया। मतलब अब ये बंदा मुझे अपने कमरे में क्यों बुलाएगा? क्या फिर से डांटेगा? यही सोचकर उसे डर लगने लगा। लेकिन इस वक्त वह जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहती थी, इसलिए उसने अपना सर हाँ में हिलाया और जल्दी से कमरे से निकल गई। उसे इतनी तेज भागते देख अग्नि के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन वह खुद से बोला, मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं मुस्कुरा रहा हूँ। अब किसी लड़की को देखकर तो मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराऊंगा। हाँ, ये जानबूझकर मेरे सामने इतनी मासूम बन रही है कि मैं इसकी मासूमियत पर पिघल जाऊं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अग्नि पठान की जिंदगी में ऐसी हजारों लड़कियां आईं और गईं, लेकिन उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। खुद से यह बात कहते हुए वह सोफे से उठ गया और कपड़े पहनकर चला गया। दूसरी ओर आरजू गेस्ट रूम में वापस आ चुकी थी क्योंकि इस वक्त उसे अब किसी के भी कमरे में जाने में डर लग रहा था कि न जाने अब वह किसके कमरे में घुस जाए। वह इस वक्त बेड पर बैठी थी और उसकी आंखों के सामने बार बार अग्नि की शर्टलेस बॉडी घूम रही थी। अग्नि भी एक अच्छी खासी पर्सनैलिटी का मालिक था। शमशेर के मुकाबले वह भी किसी से कम नहीं था। एक तो उसका जैसा नाम, वैसा ही उसका गुस्सा।
बिना बात के किसी पर भड़क जाना, यह उसकी खूबी थी। तभी आरजू अपने हाथों को रगड़ते हुए बोली, बहुत बुरे हैं वो। मैं कभी बात नहीं करूंगी। और मुझे अपने कमरे में बुला रहे हैं, अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और दीदी को भी सब बताऊंगी। देखना, बताऊंगी जरूर। दूसरी तरफ शमशेर का कमरा। मेहर की नींद खुल चुकी थी और शमशेर इस वक्त उसके ऊपर था और उसे लगातार परेशान कर रहा था। वहीं मेहर पिछले आधे घंटे से उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। शमशेर उसके माथे पर अपने होठों से किस करते हुए बोला, देखो 25वीं किस हो गई है। अगर तुमने मुझे अपने होठों पर एक किस नहीं दी, तो मैं ऐसे ही 1000 किस करूंगा। मर्जी तुम्हारी है। एक किस मुझे मेरे होठों पर दे दो और हजारों किस से बच जाओ। समझी। शमशेर की बात सुनकर मेहर ने अपना मुंह बना लिया और बोली, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे जाने दीजिए। मेरे भाई बहन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, मैं जाने दूंगा, लेकिन पहले कुछ दो तभी यहाँ से जाओगी। शमशेर ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मेहर गुस्से में बोली, आप 2 साल के बच्चे नहीं हैं। मैंने कहा मुझे छोड़िए, नहीं तो आप मुझसे किस मांग रहे हैं ना। मैं ये बात आपके दादाजी को बताऊंगी। मेहर की प्यारी सी धमकी सुनकर शमशेर हंसते हुए बोला, वाह, क्या धमकी है। जाकर क्या बताओगी कि किस मांग रहा था। तो मैं भी कह दूंगा उनसे कि अगर किस नहीं करूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा। और आगे नहीं बढ़ूंगा तो उनके हाथ में उनका परपोता कहाँ से आएगा। अब बताओ, क्या कहोगी जाकर उनसे। अगर तुमने उनसे कुछ कहा भी तो वह तो यही कहेंगे कि बहू, मुझे मेरा परपोता चाहिए और इसके लिए तुम्हें मेरे पोते को किस देनी पड़ेगी। और सिर्फ किस नहीं, सब कुछ देना पड़ेगा। ये कहते हुए शमशेर लगातार मेहर की शक्ल देखते हुए हंस रहा था। उसकी बात सुनकर मेहर का चेहरा देखने लायक था। उसका मुंह रोने जैसा बना हुआ था, क्योंकि उसे दिग्विजय जी की सुबह की बात याद आ चुकी थी। अभी कल ही उन्होंने उससे पोते की डिमांड की थी और अगर सच में उसने उनसे यह बात कही तो कहर ही आ जाएगा और वह किस मुंह से उनसे यह बात करेगी। इधर शमशेर लगातार मेहर का चेहरा देखकर हंस रहा था। उसे अपने ऊपर हंसते देख मेहर का दिमाग खराब हो रहा था। उसने गुस्से में कहा, आप बहुत बेशर्म हैं और आपका पूरा खानदान ही बेशर्म है। लेकिन आप यह मत सोचिए कि आप मेरे साथ ऐसी हरकतें करेंगे और मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं आपके दादाजी के जरूर बताऊंगी। मेहर ने चालाकी से सोचा, वह दिग्विजय जी को जाकर यह बात थोड़ी न बताने वाली थी। अगर दिग्विजय जी के नाम की धमकी वह शमशेर को देगी तो शायद काम बन जाए। लेकिन शमशेर पठान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था जो उसे बेवकूफ बनाएगी। मेहर को देखकर शमशेर समझ चुका था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेहर बहुत मासूम थी, लेकिन शमशेर के सामने उसकी चालाकी ज्यादा काम नहीं करने वाली थी। तभी शमशेर अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब लाया और उसके बालों में अपनी उंगलियों से खेलते हुए डिटेक्टिव वॉइस में कहा, ठीक है, तो जाओ और जाकर कहकर आओ। फिर मैं भी देखता हूँ कि दादाजी क्या कहते हैं। वह अपने पोते का साथ देते हैं या अपनी पोते बहू का। शमशेर के होठों का एहसास अपने गालों पर पाकर मेहर के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। ये पहला एहसास था शमशेर का, जो उसकी रूह को छू गया था। इधर शमशेर की उंगलियां उसके गालों पर हरकत कर रही थी और उसके हाथ उसकी कमर पर चल रहे थे, जिससे मेहर का सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शमशेर से कैसे निपटे। शमशेर के होठ उसके गालों पर थे और मेहर को उसके चेहरे के सामने उसकी ठुड्डी दिख रही थी। तभी अचानक मेहर ने आगे बढ़कर उसकी ठुड्डी पर तेजी से काट लिया। आह! शमशेर दर्द से चिल्ला उठा। मेहर को ये देखकर समझ नहीं आया कि उसने शमशेर की इतनी सेंसिटिव जगह पर काट लिया था जिससे उसे असल में दर्द हुआ। शमशेर को दर्द से तड़पते देख मेहर ने समय का फायदा उठाया और उसे धक्का देकर बेड से उठ खड़ी हुई। उसकी हरकत देखकर शमशेर अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए उसे घूरते हुए देखकर बोला, तुमने जो किया है उसका तुम्हें पे करना पड़ेगा। एक बार फिर मेरे हाथ आओ तो देखना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं आपके हाथ नहीं आऊंगी। मैं अब अपने भाई बहनों के पास चली, ये कहकर मेहर कमरे से भाग गई। उसे इतनी जल्दी भागते देख शमशेर खुद में ही मुस्कुराते हुए बोला, भले ही तुमने मुझे काटा, लेकिन चलो इसी बहाने तुम्हारे होठों ने मुझे छुआ तो सही। और जल्द ही तुम्हारे होठों का एहसास मेरे होठों पर भी होगा। वह वक्त जल्दी आएगा। ये कहते हुए शमशेर मुस्कुराते हुए उठा और वॉशरूम में चला गया। शमशेर वॉशरूम के अंदर जा चुका था। वहीं इधर मेहर आरजू को ढूंढते हुए गेट पर पहुंच चुकी थी। तभी उसे गेस्ट रूम में बैठी आरजू दिखी। उसने आरजू को आवाज लगाई,
मेहर की आवाज सुनकर आरजू ने जल्दी से उसकी तरफ देखा और बेड से उठकर उसकी तरफ आते हुए बोली, दी, आप कहाँ चले गए थे? रात में मैंने आपको कहाँ कहाँ ढूंढा। मैं कहीं नहीं गई थी। वह उन्होंने तुम लोगों को यहाँ लेटा दिया। शमशेर का नाम लेने में मेहर झिझक रही थी, लेकिन उसकी बात आरजू को समझ नहीं आई, जिस पर आरजू कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन दी, किसने लेटा दिया था और वह कौन है? उसके सवाल पर मेहर थोड़ा झिझकते हुए बोली, तुम वह सब छोड़ो, ये बताओ कि आरव कहाँ है? वह नहीं दिख रहा और अब तो उसे भूख भी लग चुकी होगी। उसके सवाल पर आरजू जल्दी से बोली, दी, मैं जब उठी थी तो आरव कमरे में नहीं था और न ही आप थे। पता नहीं वह कहाँ है। ये सुनकर मेहर परेशान हो गई। वह जल्दी से बोली, तो मेरे साथ चलो, आरव को ढूंढते हैं। ये सुनकर आरजू ने अपना सिर हिलाया और दोनों ही कमरे से बाहर निकल गई। दोनों चलते हुए नीचे आई और घर में चारों तरफ आरव को ढूंढने लगी, लेकिन आरव कहीं नहीं दिख रहा था। ये देखकर मेहर परेशान हो चुकी थी। वह इस वक्त हॉल में खड़ी थी और उसने हर जगह आरव को ढूंढ लिया था। भवन से बाहर जाने की इजाजत उसे थी नहीं। तभी उसे देवांशी जी की आवाज सुनाई दी, किसे ढूंढ रही हो तुम? देवांशी जी की आवाज में सख्ती थी, जिसे सुनकर मेहर ने उनकी तरफ देखा और नजरें झुकाकर बोली, जी, वह मैं अपने भाई को ढूंढ रही थी। तुम्हारा भाई व्योम के साथ बाहर गार्डन में खेल रहा है। देवांशी ने उसकी चिंता को समझकर कहा, आरव गार्डन में खेल रहा है? ये सुनकर मेहर को आरव पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने कभी भी आरव को यह नहीं सिखाया था कि वह उसे बिना बताए इधर उधर जाए। तभी उसने देवांशी जी की तरफ नजरें झुकाकर कहा, जी, मैं अपने भाई को लेकर आती हूँ। उसे लाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले तुम अपने रूम में जाकर नहा कर आओ। क्यों? घर की बहू बेटियां सुबह से अभी तक ऐसी बाहर घूमती अच्छी नहीं लगती। और आरव की फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। आरव व्योम के साथ है और बाहर गार्ड हैं। वह दोनों ही सेफ हैं और ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो वे दोनों आ ही रहे हैं। ये सुनकर मेहर ने अपना सिर हल्के से हाँ में हिलाया। वहीं आरजू फ्रेश हो चुकी थी। उसे सुबह ही अपने रूम में कपड़े मिल चुके थे, तो उसने नहा लिया था। वहीं मेहर अपने कमरे में जाने लगी और आरजू भी उसके पीछे जाने लगी। लेकिन तभी देवांशी जी बोली, आरजू, तुम इधर आओ। ये सुनकर आरजू ने मेहर की तरफ देखा, जैसे कि वह परमिशन मांग रही हो। तो मेहर ने अपना सिर हल्के से हाँ में हिला दिया। तब आरजू वहां से देवांशी जी के पास चली गई। इधर कुछ वक्त बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मेहर और आरजू खड़ी थी और उन्हीं के साथ देवांशी जी भी खड़ी थी। हे चेयर पर दिग्विजय जी बैठे हुए थे और उनके सामने जो एक और साइड चेयर पड़ी थी, उसी पर शमशेर बैठा था। शमशेर के साइड में अग्नि, उसके साइड में समर्थ, और उसके साइड में व्योम बैठा था। व्योम की उम्र लगभग आरव की उम्र की ही थी, तो दोनों में दोस्ती हो चुकी थी। तभी दिग्विजय जी बोले, तो शादी कब करनी है हमारे शेर को? ये सुनकर शमशेर ने मेहर को देखा और बोला, जब शादी करने वाली मान जाएगी। उसकी बात सुनकर सभी ने मेहर की तरफ देखा, जिसकी नजर झुकी हुई थी। शमशेर की बात सुनकर दिग्विजय जी बोले, और अगर वह न माने तो? शादी तब भी होगी, दादू। शमशेर पठान आज तक किसी के रोकने से नहीं रुका, तो आपको लगता है कि वह आज रुकेगा? बिल्कुल नहीं। शादी तो होकर रहेगी, चाहे मेरी होने वाली बीवी की मर्जी हो या ना हो। उसने मेरी होने वाली बीवी शब्द पर जोर दिया था। उसकी बात सुनकर मेहर ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, क्योंकि शमशेर भी उसकी तरफ देख रहा था। शमशेर में उसके लिए एक जुनून और दीवानगी दिख रही थी, जो हर हद पार करने के लिए तैयार थी, और जिसे देखकर उसे डर लग रहा था। तभी दिग्विजय जी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मेहर, क्या तुम यह शादी नहीं करना चाहती? ये सुनकर मेहर ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, क्योंकि वह उन्हें साफ शब्दों में मना कर चुकी थी कि उसे शमशेर से शादी नहीं करनी, फिर भी वह उससे पूछ रहे थे। खैर, जवाब तो देना था। नहीं, मैं यह शादी नहीं करना चाहती, मेहर ने उन्हें देखकर कहा। उसके इतना कहते ही शमशेर के चम्मच पटकने की आवाज सभी को सुनाई दी और सभी उसकी तरफ देखने लगे। तभी शमशेर गुस्से में उठा और उसने मेहर का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। ये देख दिग्विजय जी बोले, शमशेर, उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? दादाजी, कमरे में, शमशेर ने सर्द लहजे में जवाब दिया। दूसरी ही पल उसके कदम कमरे की तरफ बढ़े। ये सुनकर दिग्विजय जी ने एक बार फिर उसे रोकते हुए कहा, लेकिन क्यों? ये सुनकर शमशेर के कदम रुक गए और वह बोला, क्योंकि आज तक मैंने किसी को यह हक नहीं दिया कि वह आपसे ऊंची आवाज में बात करे, और यह हक मैंने खुद को भी नहीं दिया। और जिससे मैं शादी करूंगा, मैं उसको भी यह हक नहीं दूंगा कि वह आपकी बात की नाफरमानी करे।
इस घर में अगर किसी का फैसला चलेगा तो वह आपका होगा और आपके फैसले के आगे यहाँ मौजूद हर एक शख्स को झुकना होगा। शमशेर ने यह बात एक ठंडे लहजे में कही थी। मेहर का दिग्विजय जी के मुंह पर मना करना उसे बिल्कुल भी रास नहीं आया। वहीं उसकी पकड़ मेहर के हाथ पर इतनी तेज थी कि उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी मेहर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन शमशेर ने तब भी उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे खींचते हुए कमरे में ले जाने लगा। ये देखकर आरजू की आंखें नम हो गईं क्योंकि उसे मेहर की आवाज में दर्द महसूस हो रहा था। वह भी उनके पीछे जाने लगी, लेकिन जैसे ही वह एक कदम और आगे बढ़ी, अग्नि ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घूरते हुए बोला, तुम कहाँ चली? मैं अपनी दी के पास जा रही हूँ। वह रो रही है और वह जबरदस्ती उन्हें खींच कर ले गए। आरजू ने मेहर की फिक्र करते हुए कहा। ये सुनकर अग्नि बोला, तुम वहां नहीं जा सकती, भाई लेकर गए हैं, वह खुद देख लेंगे। अग्नि के रोकने से आरजू की आंखें नम हो गई। उसने गुस्से में उसका हाथ झड़क दिया और बोली, नहीं, मैं जरूर जाऊंगी। सबके सामने आरजू के उसका हाथ झटका और उसकी ये हरकत देख अग्नि को गुस्सा आ गया। उसने दोबारा उसका हाथ पकड़ा और बोला, पहली बात, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत किया करो। और दूसरी बात, भाई और भाभी के बीच बोलने वाली तुम कोई नहीं होती। तुम कोई नहीं हो, तुम उन दोनों के पीछे नहीं जाओगी। ये सुनकर आरजू गुस्से में अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन अग्नि उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वहीं इन दोनों की हरकतें दिग्विजय जी बैठे देख रहे थे। तभी दिग्विजय जी बोले, अग्नि, तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ो। लेकिन क्यों, दादाजी? मैं नहीं छोड़ रहा। अगर मैंने छोड़ दिया तो ये भाई और भाभी के बीच में जाकर आग लगाएगी, जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर भाई भाभी को लेकर गए हैं तो जो उन्हें करना होगा वह खुद देख लेंगे। लेकिन कोई मेरे भाई की इंसल्ट करे या उनसे कुछ कहे, यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अग्नि ने गुस्से में कहा और इतना कहकर वह आरजू का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां से ले गया। उसकी बात सुनकर दिग्विजय जी ने अपना सर हिला दिया। एक तरफ शमशेर था, जिसे उनके खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं था, और दूसरी तरफ अग्नि था, जिसे अपने भाई के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं था। अजीब ही थे दोनों भाई। वहीं इधर समर्थ, व्योम और आरव तीनों ही उनकी हरकतें देख रहे थे। तभी देवांशी ने ये देखकर कहा, नाश्ता करके अपने कमरे में जाओ। और समर्थ, तुम्हें आज अपने कॉलेज जाना है, तुम्हें याद है ना? इस पर समर्थ ने अपना सर हिलाया और बोला, जी माँ, मुझे याद है। समर्थ देवांशी जी का बेटा था। वह शमशेर और अग्नि का सगा भाई नहीं था, लेकिन हाँ, उन तीनों में बहुत प्यार था। वहीं व्योम इस घर का सगा बेटा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ शमशेर का कमरा। शमशेर गुस्से में मेहर को खींचते हुए कमरे के अंदर लाया और उसे झटके से दीवार से लगा दिया। वह बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी से ऐसी बात करने की? उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर मेहर सहम गई। मैंने क्या गलत किया था? उन्होंने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया और मुझे सच में आपसे शादी नहीं करनी। मेहर ने डरते हुए नजरें झुकाकर साफ इनकार कर दिया। मेहर के मुंह से दोबारा इनकार सुनकर शमशेर का दिमाग खराब हो गया। अब उससे खुद का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारा, जिससे वहां की दीवार चटक गई। इधर मेहर सहम गई और वह कांपते हुए उसे देखने लगी। शमशेर बोला, पहली बात, तुम चाहे कितनी बार भी मना कर लो, यह शादी होकर रहेगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और दूसरी बात, आइंदा तुम दादाजी से ऊंची आवाज में बात नहीं करोगी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उनसे इस तरह बात करे, और ना ही चाची माँ से। वह दोनों जो कहेंगे तुम्हें मानना होगा। लेकिन मैं क्यों मानूं? मेरी भी मर्जी है। जब मुझे आपसे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। मेहर ने एक बार फिर इनकार किया। और यह शादी होकर रहेगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। देखते जाओ। ये कहते हुए शमशेर उसकी आंखों में देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शमशेर की आंखों में इस वक्त गुस्सा था और वह अपना गुस्सा मेहर पर उतरना नहीं चाहता था, इसलिए वह खुद को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन मेहर भी खामोश रहने वालों में से नहीं थी। उसने एक बार फिर गुस्से में कहा, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं घर से भाग जाऊंगी। भाग कर दिखाओ, टांगे तोड़ दूंगा। ये शमशेर पठान ने तुमसे मोहब्बत की है। अगर अच्छे से मेरी बाहों में होगी तो पलकों पर बिठाऊंगा। और अगर नखरा दिखाओगी तो कदमों में लाने में वक्त नहीं लगेगा। ये शमशेर पठान तभी तक अच्छा है जब तक लोग उसके साथ अच्छे हैं। नहीं तो मेरी मोहब्बत का गलत फायदा उठाने की सोचना भी मत। शमशेर ने गुस्से भरे लहजे में कहा। उसकी आवाज में एक अलग ही ठंडापन था, जिसे सुनकर मेहर कांप गई।
इस दफा उसने कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि वह चाहे कितना भी कहे, शमशेर उसकी सुनेगा नहीं। तभी शमशेर ने गुस्से से देखते हुए कहा, और अगर अब तुमने दादाजी के सामने शादी के लिए मना किया, तो याद रखना आरजू की शादी अग्नि से कर दूंगा। उसकी धमकी सुनकर मेहर के होश उड़ गए। वह हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। तभी शमशेर ने उसके हैरानी भरे चेहरे को एक नजर देखा और वह कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन उसकी बात सुनकर मेहर के कदम लड़खड़ा गए। वह गिरती, उससे पहले ही उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन इस वक्त उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुद से ही बोली, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ अग्नि का कमरा। तभी अग्नि ने गुस्से में उठते हुए कहा, अपना यह नाटक बंद करो और आज से, अभी से मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। तुम कभी भी भाई और भाभी के बीच नहीं आओगी। अगर भाई भाभी से कुछ कह रहे हैं, या उन्हें अकेले में ले जा रहे हैं, या गुस्सा कर रहे हैं, तब भी तुम बीच में नहीं बोलोगी। और अगर बोली, तो तुम्हें कल का तो याद ही होगा ना, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। अग्नि का लहजा धमकी से भरा था, जिसे सुनकर मासूम सी आरजू सहम गई और फिर उसने नजरें झुकाकर कहा, ठीक है, हम नहीं बोलेंगे। उसे इतनी जल्दी अपनी बात मानते देख अग्नि को और गुस्सा आया। न जाने क्यों, उसे आरजू से लड़ने में अलग ही मजा आने लगा था। और अब जब उसने पलटकर जवाब नहीं दिया, तो और वह उससे लड़ नहीं पाया तो उसे और गुस्सा आ गया। वह खड़ा हुआ और चलकर आरजू के पास आया। अग्नि बोला, और आज से तुम मेरे सारे काम करोगी। मेरे लिए कॉफी लाना, मेरे कपड़ों को ठीक से अलमारी में जमाना, और जो भी काम मैं तुम्हें बताऊंगा, वह सारे करने हैं। ये सुनकर आरजू ने डरते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। इस एक बार फिर अपनी बात इतनी आसानी से मानते देख अग्नि ने गुस्से में कहा, तुम सच में इतनी मासूम हो या मेरे सामने बनने का नाटक करती हो। आरजू ने अपनी नजरें उठाई और मासूमियत से बोली, हम नाटक नहीं करते, और हमें नाटक करना नहीं आता। बाकी हम आपकी सारी बातें मान लेंगे, लेकिन आप अपने उन भैया से कहिएगा ना कि वह दीदी पर गुस्सा न करें, और हमें हमारे घर छोड़ दें। ये कहकर आरजू ने खुद को मुसीबत में डाल लिया। उसकी बात सुनकर अग्नि गुस्से में खड़ा हुआ और तेजी से उसकी तरफ आया। आरजू, जो खड़ी थी, उसे अपने करीब आते देख अपने कदम पीछे लेने लगी। अब तक वह दीवार से सट चुकी थी और पीछे जाने की जगह नहीं बची थी। तभी अग्नि ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखे और गुस्से में तमतमाते हुए बोला, मैंने तुम्हें अभी मना किया ना, फिर भी तुम मेरे भाई के खिलाफ बोल रही हो। क्या चाहती हो, एक बार फिर तुम्हें किस करूं? लेकिन इस बार सिर्फ किस नहीं होगी, कुछ ज्यादा होगा, और शायद वह कुछ ज्यादा ही हो जाए। अग्नि ने धमकी देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मासूम सी आरजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सर झुकाया और बोली, ठीक है, आपको जो ठीक लगे, करिए। मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये कहकर वो सिसकने लगी। उसे रोते देखकर न जाने क्यों अग्नि को अच्छा नहीं लगा। आज पहली बार वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। आरजू उससे लड़ाई नहीं कर रही थी, तो उसे गुस्सा आ रहा था, और अब वह रो रही थी, तो भी उसे गुस्सा आ रहा था। उसे रोते देख अग्नि का गुस्सा बढ़ गया। उसने दीवार पर जोर से अपना हाथ मारा, जिससे आरजू सहम गई और दीवार भी एक दरार से चटक गई। अग्नि ने गुस्से में कहा, अपना ये ड्रामा बंद करो, और जो बताया वह सब करो। और यह मुंह मेरे सामने बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। और जो बातें हम दोनों के बीच हो रही हैं, वह कमरे के बाहर नहीं जानी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, ये कमरे के बाहर नहीं जाएगा। उसकी बात सुनकर आरजू डरते हुए अपना सिर जल्दी से हिला गई। ये देखकर अग्नि ने उसे एक जानलेवा नजर से घूरा और कमरे से बाहर निकल गया। पठान भवन। अग्नि के जाने के बाद आरजू सहमते हुए बेड के नीचे बैठ गई। उसे इस वक्त खुद पर ही रोना आ रहा था। उसका शुरू से एक ही सपना रहा था, बड़े होकर एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना और अपने पैरों पर खड़ा होना, लेकिन उसकी जिंदगी ने एकदम से करवट ले लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी आरजू खुद से बोली, नहीं, हालातों के सामने झुकना मैंने सीखा नहीं। जब आज तक दी नहीं झुकी, उन्होंने हमेशा मेरे लिए लड़ाई की सबसे, हमारे मम्मी पापा ना होने के बावजूद उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। तो मुझे भी हिम्मत नहीं हारनी। आज हालात खराब हुए हैं, लेकिन उन हालातों को संभाल कर मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी दीदी की हिम्मत बनना है, अपने आप को ठीक करना है। ये कहकर वह अपने आंसू पोंछने लगी। तभी उसे कमरे की तरफ आती हुई मेहर दिखाई दी। उसे देखकर वह एकदम से खुद को नॉर्मल करने लगी। तभी मेहर की नजर उस पर गई क्योंकि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेहर उसे देखते ही उसके पास आए और जल्दी से बोली, तू ठीक तो है ना आरू? आरजू ने कहा, मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही मेहर ने उसे अपने सीने से लगा लिया।
आरजू को एकदम से अपने सामने ना देखकर मेहर डर गई थी। तभी आरजू उससे अलग होते हुए बोली, दी क्या हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे? मेहर को समझ नहीं आया कि उससे क्या कहे, तो उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से ले जाते हुए बोली, हम जल्दी यहाँ से जाएंगे। इधर दूसरी तरफ दिग्विजय जी के कमरे में शमशेर और अग्नि दोनों ही मौजूद थे। दिग्विजय जी अपने बेड पर बैठे हुए थे और उनके सामने शमशेर और अग्नि खड़े हुए थे। दिग्विजय जी दोनों को ही घूर रहे थे। तभी शमशेर बोला, दादू आपको कुछ कहना था हमसे। ये सुनकर दिग्विजय जी सख्त आवाज में बोले, अगर तुम्हें मेहर से शादी करनी है तो जल्दी करो, क्योंकि हम उसे ज्यादा दिन तक अपने घर में नहीं रख सकते, क्योंकि तुम भी यह चीज जानते हो कि संकल्प इसी फिराक में है कि उसे कब मौका मिले और वह तुम पर उंगली उठा सके। तुम भी जानते हो पूरे झारखंड में हमारी क्या इज्जत है। आज ही एक मीटिंग थी हमारे पुराने मंत्री को लेकर, तो उसके बेटे ने किसी लड़की का रेप किया है और पुलिस उसके बेटे को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन वह उसे बचा रहा है और उसे गिरफ्तार आज हमने करवाया है। जब हम वहां से निकल रहे थे तब हमसे ये बोला गया कि दूसरों को तो रोक लोगे, लेकिन जब खुद का ही पोता किसी गैर लड़की को उठाकर अपने घर ले आए और बिना शादी के उसे अपने साथ रखने लगे, तो लोग कुछ नहीं कहेंगे। ये सुनकर हमें उनकी बात ठीक लगी, क्योंकि हम न्याय पूरी दुनिया को दिलाते हैं। न्याय के प्रति हमेशा हम खड़े होते हैं, तो हम अपने घर में बिन ब्याह लड़की को नहीं रख सकते, वह भी अपने पोते के साथ तो बिल्कुल नहीं। तुमसे इतना कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें मेहर पसंद है तो जल्द से जल्द उससे शादी कर लो। अब वह शादी तुम्हें 10 दिनों के अंदर ही करनी है। ये सुनकर शमशेर गुस्से में बोला, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो शमशेर पठान के कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगा। मेरी मर्जी, मैं जिससे चाहे शादी करूं या बिना शादी के रहूं। दिग्विजय जी उसे टोकते हुए बोले, ये गलत है शमशेर। हम तुम्हारा हर चीज में साथ देंगे, लेकिन हमारी भी इज्जत है। हमें लोगों को जवाब देना पड़ता है, और इसमें गलत क्या है? तुम मेहर से प्यार करते हो, तुम्हें कभी ना कभी उससे शादी करनी पड़ेगी, और अगर वो शादी के लिए तैयार नहीं है तो उसे जबरदस्ती तैयार कर लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। बाद में वह तुमसे प्यार करने लगेगी। और दूसरी बात, तुम भी जानते हो कि शादी के बाद हमें जल्द से जल्द इस घर का वारिस चाहिए, और वह क्यों चाहिए, इसकी वजह भी तुम्हें अच्छे से पता है। शमशेर यह सुनकर दिग्विजय जी को एकटक देखता रहा। कुछ वक्त बाद वह बोला, ठीक है दादाजी, मैं तैयार हूँ। आप बताए तो आज मैं कोर्ट मैरिज करूं? नहीं, कोर्ट मैरिज नहीं होगी। शादी सभी के सामने होगी और पूरे रीति रिवाज के साथ होगी। लेकिन शादी से पहले तुम्हें हमारी कुलदेवी के मंदिर जाना होगा, और इस बारे में तो पूरी बातें देवांशी बताएगी। और तुम्हें ये करना ही होगा क्योंकि यह हमारे प्रथम है। दादाजी ने नर्म लहजे में कहा। लेकिन दादाजी, मुझे ये सारी चीज बकवास लगती हैं, और आप जानते हैं मुझे पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है। शादी ही तो करनी है, मैं चाहूँ तो अपने तरीके से कर सकता हूँ। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं सबके सामने शादी कर लूंगा, लेकिन ये फालतू गिरी मुझे नहीं होती। ये सुनकर दिग्विजय जी उसे घूरने लगे। उनकी नजरों को समझ शमशेर ने अपना सर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं चाची माँ से बात करके निकलता हूँ फिर। ये कहकर वो वहां से चला गया। इधर अग्नि, जो अभी भी वहीं खड़ा था और दिग्विजय जी के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। तभी दिग्विजय जी बोले, अग्नि, हम तुम्हारा कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। आरजू छोटी सी बच्ची है और तुम उसे इतना परेशान कर रहे हो। अभी उसकी उम्र ही क्या है? अग्नि उनकी तरफ देखकर कड़क आवाज में बोला, दादाजी, अगर आप मेरा कत्ल करने के लिए भी कहें तो मैं सर झुकाकर हाँ कर दूंगा। लेकिन जब बात भाई पर आती है तो वहां कोई भी हो, वह मुझे नहीं दिखता। और वह लड़की उस वक्त भाई और भाभी के बीच जा रही थी। मैंने भाई की आंखों में भाभी के लिए प्यार देखा है, और अगर मेरे भाई हट हुए तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे भाई हैं। मुझे भी पता है, तुम्हारे और समर्थ के लिए शमशेर सिर्फ तुम्हारा बड़ा भाई नहीं, तुम्हारे पिता के समान है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसकी वजह से किसी और को दर्द दो। वह बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं है। उसकी बहन के साथ जब कुछ होगा तब वह बीच में बोलेगी ही, तो इसमें उसकी क्या गलती? दिग्विजय जी ने उसे आखिरी बार समझाते हुए कहा। ये सुनकर अग्नि सख्त होकर बोला, ऐसी बच्चियों को ठीक करने के लिए मैं ही काफी हूँ। अगर ज्यादा बचपना दिखाएगी तो फिर मैं हूँ उसका बचपना ठीक करने के लिए। लेकिन भाई के खिलाफ मैं एक शब्द बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनकी जिंदगी में जो कोई भी दखल देगा, उसे पहले मेरा सामना करना होगा। कहकर वह वहां से निकल गया। लेकिन जाते वक्त दिग्विजय जी ने उसकी आंखों में एक आग देखी थी। सच था,
अग्नि और समर्थ शमशेर के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। समर्थ कभी जताता नहीं था, लेकिन शमशेर उसके लिए उसके पिता से कम नहीं था। और यह क्यों था, वह तो वक्त आने पर पता चलेगा। इधर दूसरी तरफ एक बड़ी सी बेहद खूबसूरत हवेली जो काफी एकड़ में फैली हुई थी और हवेली के अंदर काफी बड़ा गार्डन था जो देखने में एक अच्छी वाइब दे रहा था। इधर हवेली के अंदर एक औरत और एक आदमी सोफे पर बैठे हुए थे। आदमी की उम्र लगभग 48 साल थी और औरत की उम्र 45 साल। तभी वह औरत बोली, अब आपको क्या मौका चाहिए? अब तो आपके पास बढ़िया रीजन भी है शमशेर पर कीचड़ उछालने का और उसमें आप पूरे परिवार को घसीट सकते हैं। ये सुनकर वह आदमी बोला, करिश्मा, तुम्हें जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। तुम्हें भी पता है कि पापा उस शमशेर को बचाने के लिए किस हद तक जाएंगे। अरे उसी की वजह से तो उन्होंने मेरे साथ क्या से क्या नहीं कर दिया। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और अब तो राघवन ने भी मुझसे हाथ मिला लिया है और वह भी शमशेर के खिलाफ पड़ा है। हम बस यह मौका ढूंढ रहे हैं कि कब अब हम शमशेर को खत्म कर सकें। क्या तुम सच में उसे खत्म कर दोगे? करिश्मा ने शॉक्ड होते हुए कहा। इस पर संकल्प गहरी आवाज में बोला, पहले मैं यह न भी करता, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। वह लड़का आए दिन मेरे सामने मुसीबतें खड़ी करता जा रहा है। पहले तो मेरे रिश्ते थे उससे, तो मुझे लगता था कि बच्चा है, छोड़ दो। लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर शेर बन रहा है, तो अब उस शेर को खत्म करना ही सही रहेगा। ये सुनकर करिश्मा जल्दी से बोली, लेकिन आपको यह इतना आसान लगता है? शमशेर पहले से ही इतना ताकतवर है और ऊपर से उसके पीछे वह अग्नि भी पागल है। और इधर वह समर्थ, वह भी सब उसके पीछे ही रहते हैं। तो कैसे करेंगे आप? लेकिन हाँ, एक रास्ता है। अगर आप उन तीनों को ही एक साथ खत्म कर दे तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उसके ये कहते ही संकल्प सोफे से खड़ा होते हुए गुस्से से चिल्लाया, तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं समर्थ को कुछ नहीं करूंगा। उसके चिल्लाने से करिश्मा भी सोफे से खड़ी होते हुए बोली, ओह, मतलब जाग गया एक बाप का प्यार। देखो, एक बात मैं अभी भी कहती हूँ, अब वह सिर्फ और सिर्फ हमारे दुश्मन हैं। उस खानदान के एक भी शख्स से हमारा कोई रिश्ता नहीं है और अगर तुमने रिश्ता जोड़ने का सोचा भी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर करिश्मा वहां से गुस्से में जाने लगी। लेकिन तभी पीछे से संकल्प चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी वजह से ही मैंने 11 साल पहले वह घर छोड़ दिया और तुम कह रही हो कि मैं उस घर से रिश्ता जोड़ना चाहूंगा। उसकी बात का भी करिश्मा ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। इधर संकल्प का मूड खराब हो चुका था, वह भी गुस्से में घर से निकल गया। इधर दूसरी तरफ रात का वक्त, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दिग्विजय जी हेड चेयर पर बैठे थे। शमशेर भी उन्हीं के सामने हेडसेट पर बैठा था। अग्नि, समर्थ, आरव, व्योम और आरजू सभी एक साथ बैठे हुए थे। मेहर और देवांशी जी खड़ी थीं। बैठने से उन्हें किसी ने मना नहीं किया था, लेकिन देवांशी जी ने खुद ही मन बनाया था कि वह सबके खाने के बाद खाना खाएंगी, और उन्हें खड़ा देख मेहर का बैठने का मन नहीं किया। तभी दिग्विजय जी खाना खाते हुए बोले, देवांशी, तुमने शमशेर को सारी चीज बता दी कि कैसे कुलदेवी के दर्शन करने हैं और कैसे क्या करना है? देवांशी ने सर हल्के से हाँ में हिलाते हुए कहा, जी पापा जी, मैंने सब कुछ बता दिया है। तो शमशेर, याद है ना कल तुम्हें सुबह ही निकलना है यहाँ से? दिग्विजय जी एक बार फिर बोले। ये सुनकर शमशेर ने एक नजर पीछे खड़ी मेहर को देखा और अपना सर हल्के से हाँ में हिला दिया। तभी मेहर वहां से बिना कुछ कहे चली गई। ये देख शमशेर के हाथों में पकड़ी चम्मच उसके हाथों में कस गई, और वह भी वहां से उठकर जाने लगा। तभी दिग्विजय जी बोले, खाना छोड़कर जाना हमारे घर का नियम नहीं है। ये सुनकर शमशेर वापस बैठ गया। कुछ वक्त बाद शमशेर मेहर के कमरे में गया, तो उसे मेहर कहीं नहीं दिखी। ये देख वह मेहर को पूरे घर में ढूंढने लगा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिल रही थी। अब शमशेर को मेहर के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। ये तो उसे पता था कि मेहर की बिना इजाजत के पठान भवन से निकलना मेहर की बस की बात नहीं थी, लेकिन इतनी देर तक मेहर को न देख वह बेचैन हो चुका था। इस वक्त उसे मेहर को देखना था। तभी वह आरजू के कमरे की तरफ गया। आरजू अपने कमरे में बैठी हुई थी। शमशेर उसके पास जाकर बोला, तुम्हारी दीदी कहाँ है? क्यों, आपको मेरी दीदी से क्या काम है? जब देखो, आप उनके पीछे पड़े रहते हो। कभी उन्हें पकड़ कर ले जाते हो, तो कभी उन्हें परेशान करने लगते हो। आरजू ने खड़े होकर गुस्से में कहा। आज पहली बार शमशेर से किसी ने मेहर के अलावा इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। पहले दिन मेहर ने की, तब उसे गुस्सा आया था, लेकिन आज आरजू की बात सुनकर न जाने क्यों उसे गुस्सा नहीं आया। उसने प्यार से आरजू के सर पर हाथ रखा और बोला,
बच्चे, मैं तुम्हारी दीदी से प्यार करता हूँ और उनसे जल्दी शादी करने वाला हूँ, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अपने जीजू के रूप में अपना लो। ये सुनकर आरजू ने हल्के गुस्से में कहा, लेकिन मेरी दीदी आपसे शादी करना नहीं चाहती। मैंने खुद उनसे सुना है, तो आप उनसे जबरदस्ती शादी क्यों करना चाह रहे हो? मेरा जवाब अभी भी वही है, क्योंकि मैं तुम्हारी दीदी से प्यार करता हूँ और जल्दी उनसे शादी कर लूंगा। तो तुम भी मुझे एक्सेप्ट कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और जो तुम्हें चाहिए वह तुम मुझे बताना। मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा और तुम्हारे लिए वह सब कुछ करने की कोशिश करूंगा जो तुम्हारी दीदी चाहती थी, शमशेर ने उसे समझाते हुए कहा। ये सुनकर आरजू चिढ़ते हुए बोली, तो आप मुझे अपने पैसों का रौब दिखा रहे हैं? माना हम गरीब हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि पैसों के लिए कुछ भी कर लें। मैं आपको तब तक अपना जीजू नहीं मानूंगी जब तक दीदी आपके साथ शादी के लिए तैयार नहीं हो जाती। इस पर शमशेर बोला, तो फिर मुझे जल्दी अपना जीजू मानने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी दीदी से शादी तो मैं जबरदस्ती ही करूंगा। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे तुम्हारी दीदी मुझे अपना हस्बैंड मान लेंगी, और शायद मुझे खुद से भी ज्यादा प्यार करेगी, और शायद तुमसे भी ज्यादा। लास्ट लाइन शमशेर ने आरजू को चिढ़ाने के लिए कही, और उसके सर पर हाथ रखकर उसके बालों को बिखेर दिया। उसकी हरकत से आरजू चिढ़ गई और वह कुछ कहने वाली थी कि तभी शमशेर कमरे से निकल गया। लेकिन उसकी इस हरकत से आरजू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह बोली, यह इतने भी बुरे नहीं हैं। अगर यह मेरे जीजू बन गए तो शायद दीदी का ख्याल रखें, लेकिन अगर नहीं रखा तो। इधर दूसरी तरफ शमशेर लगातार मेहर को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक सर्वेंट दिखा और उसने उससे पूछा, कहीं मेहर को देखा है? सर्वेंट ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, सर, मैडम ऊपर गई हैं। ये सुनकर शमशेर ऊपर टेरेस की तरफ बढ़ गया। इधर दूसरी तरफ मेहर अपने हाथों को मोड़कर ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। उसकी आंखें नम थीं। उसकी आंखों में देखते ही कोई उसके दर्द का आसानी से पता लगा सकता था। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस हुए, जिसे महसूस करते ही वह सहम गई। लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि यह कौन है। तभी शमशेर उसके कान के बेहद पास आकर इंटेंस वॉइस में बोला, क्या बात है, हमसे गुस्सा होकर यहाँ ठंडी ठंडी हवाओं को एंजॉय किया जा रहा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।